नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो संसद की इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बताएंगे किस तरीके से नए संसद भवन की क्या कुछ रूपरेखा है, क्या इसकी खासियत है। सब कुछ आज संसद की इनसाइड स्टोरी में। तो नए संसद भवन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 18 जनवरी 1927 को पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, जब अंग्रेजों का शासन था। उस समय कैसे पुराने संसद भवन का उद्घाटन हुआ और कैसे इसकी नींव रखी गई, तमाम डिटेल्स को खंगालती हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले देखिए। भारतीय संसद भवन की बात करें तो पुरानी संसद भवन का इतिहास लगभग 97 साल पुराना है। भारतीय संसद का इतिहास देश की आजादी से पहले का है। इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। 18 जनवरी वो तारीख है जब पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अब 28 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। 97 वर्ष पुराना इतिहास पुराने संसद भवन का है। पुरानी संसद भवन का निर्माण सन 1921 से 1927 के दौरान हुआ। संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई। ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई आधारशिला। पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ। वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था पुराने संसद भवन का उद्घाटन। देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित पुरानी संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के दौरान किया गया। संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को किंग जॉर्ज पंचम का प्रतिनिधित्व करने वाले ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई और संसद भवन का निर्माण जनवरी 1927 में पूरा हुआ। जब ये संसद भवन बनकर तैयार हुआ तब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। उस समय देश में सर्वोच्च वायसराय हुआ करते थे और उन्हीं से इस संसद भवन का उद्घाटन भी कराया गया। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। इस कारण भारत में संसद भवन के उद्घाटन का सौभाग्य वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। पुराने संसद भवन को एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था डिजाइन। पुराने संसद भवन को स्थापत्य शैली में किया गया डिजाइन। इंडो सरसैनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है पुराना संसद भवन। लाल बलुआ पत्थर से किया गया था पुराने संसद भवन का निर्माण। संसद भवन की वास्तुकला सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन की गई थी। वो प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्हें औपनिवेशिक काल के दौरान नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण इमारतों को डिजाइन करने में उनके काम के लिए जाना जाता था। भारतीय संसद भवन एक प्रतिष्ठित संरचना है जो भारतीय और पश्चिमी स्थापत्य शैली के मिश्रण को दर्शाता है। संसद भवन को स्थापत्य शैली में डिजाइन किया गया है, जिसे इंडो सरसैनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के रूप में भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला के प्रभाव के साथ भारतीय और इस्लामी स्थापत्य परंपराओं के तत्वों को जोड़ता है। इमारत का निर्माण मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। बलुआ पत्थर का उपयोग भारत में कई ऐतिहासिक इमारतों की याद दिलाता है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर के अद्वितीय गोलाकार आकार ने परिषद भवन के डिजाइन को प्रेरित किया था। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। पुराने संसद भवन को हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। 6 एकड़ में फैला हुआ था पुराना संसद भवन।
पुराने संसद भवन में 98 फीट के व्यास वाला एक केंद्रीय गुंबद है। पुराना संसद भवन में 144 खंभों की कतार है। हर खंभे की ऊंचाई 27 फुट है। पुराने संसद भवन बनकर तैयार होने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। संसद भवन का दिल है सेंट्रल हॉल। वर्ष 1956 में संसद भवन में 2 और मंजिलें जोड़ी गई थी। पुराने संसद भवन को हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। संसद भवन 6 एकड़ में फैला है। इसमें 12 दरवाजे हैं, जिनमें 5 दरवाजे के सामने द्वार मंडप बने हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा है। पुराने संसद भवन में 98 फीट के व्यास वाला एक केंद्रीय गुंबद भी है। पुराने संसद भवन में 144 खंभों की कतार है और हर खंभे की ऊंचाई 27 फुट है। आपको बता दें कि उस वक्त संसद भवन बनकर तैयार होने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये गोलाकार आवृत्ति में बना हुआ है। इस हॉल का उपयोग महत्वपूर्ण समारोह, संसद भवन का दिल है सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल का प्रयोग महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। देखिए, जो पुराना संसद भवन था वो अपने आप में आइकॉनिक बिल्डिंग है और वहाँ हम लोगों की बहुत पुरानी यादें हैं। वहाँ बाहर खड़े होकर जो नेता निकलते थे पोर्टको में, उनसे मिलना, उसके गलियारों में टहलते हुए उनसे मुलाकात हो जाना, तमाम पार्टियों के वहाँ पे कार्यालय में जाके जो बड़े बड़े नेता थे उनसे हम मिलते थे। और सबसे बड़ा जो उसका जो महत्व था वो था सेंट्रल हॉल का, जहाँ जितने बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, सांसद हैं, जो एक सांसद हैं, सब वहाँ जुड़ते थे। और एक बार अगर वहाँ आप गए तो पूरे देश के राजनीतिक माहौल क्या है, वहाँ क्या हलचल है, कौन किससे मिल रहा है, किससे किस ढंग से बात कर रहा है, बहुत कुछ वहाँ दिखता है। संसद भवन 556 मीटर व्यास में बड़ा था, लेकिन बाद में ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी तो साल 1956 में संसद भवन में 2 और मंजिलें भी जोड़ी गई। 2006 में संसद संग्रहालय बनाया गया, जिसमें भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत के 2500 सालों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा इस भवन का आकार गोलाकार है, जो अशोक चक्र का प्रतीक है। ये गोलाकार इमारत एक तरह से निरंतरता का प्रतिनिधित्व भी करती है। संसद भवन का अग्रभाग जटिल नक्काशियों और सजावटी रूपांकनों से सुशोभित है, जो भारतीय और इस्लामी स्थापत्य तत्वों के मिश्रण को प्रदर्शित करता है। नक्काशी संरचना विभिन्न ऐतिहासिक और पौराणिक आकृतियों को दर्शाती है। कल से पुराना संसद भवन इतिहास बन जाएगा। 97 साल पहले इस संसद भवन का निर्माण हुआ था। कई ऐतिहासिक घटनाक्रम का साक्षी है ये पुराना संसद भवन। सांसद यहीं बैठते थे और इसी की यादों में खोए रहते थे। कैमरामैन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। तो पुरानी संसद के निर्माण को लेकर के ये तो जानकारी भी थी। इसी के बीच स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जब लोकसभा का गठन हुआ तो उस समय कौन वो शख्स था जिसने सबसे पहले लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में शपथ ली, ये जानने की जिज्ञासा आपके मन में भी होगी। तो संसद की इनसाइड स्टोरी में हम उस समय का जिक्र करने वाले हैं। वो सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में मिलने वाला है, देखिए। भारतीय संसद का निर्माण 2 सदनों से मिलकर हुआ है। इसमें एक उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है और एक निम्न जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। भारतीय सर्वोच्च विधायिका या संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलाकर बनती है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे।
स्वतंत्र भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ। 13 मई 1952 को आरंभ हुई प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जीबी मावलंकर को चयनित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीट जीतकर सत्ता में पहुंची। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारतीय संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद 89 से 122 में संसद के गठन, इसकी संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार सहित अन्य अधिकारों के बारे में बताया गया है। देश का कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद ही एक अधिनियम बनता है। भारत के राष्ट्रपति के पास विधायिका के प्रमुख के रूप में संसद के सदन को बुलाने और लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। लोकसभा का उम्मीदवार देश की जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में कुल 552 सीटें होती हैं। वर्तमान में केवल 545 सदस्य हैं। 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक साल में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। फरवरी से मई बजट सत्र चलता है। जुलाई से अगस्त मॉनसून सत्र चलता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर चलता है। बात करें राज्यसभा की तो भारत के संविधान की 4थी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ। शुरुआती राज्यसभा के गठन में 216 सदस्य शामिल थे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए। 204 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स या उच्च सदन भी कहते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन सभी विधानसभाओं के विधायक वोट कर सदस्य को चुनते हैं। हालांकि इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकते हैं, चूंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिस वजह से हर 2 साल पर चुनाव होता है। लोकसभा को यदि समय से पहले भंग न किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक में लेकर अगले 5 सालों तक रहता है। उसके बाद ये स्वतः भंग हो जाती है। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान अगर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम 1 साल तक बढ़ाने का अधिकार है, जबकि आपातकाल की घोषणा खत्म होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा का 28 मई को शुभारंभ करेंगे। ये एक स्वर्णिम अवसर होगा जब देश को, देशवासियों को एक नई सौगात मिलेगी। लोगों में सेंट्रल विस्टा को जानने की बेहद ललक है, बेहद उत्सुकता है। तो संसद के इनसाइड स्टोरी में हम सेंट्रल विस्टा के स्ट्रक्चर से आपको रूबरू करवाएंगे। इसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल विस्टा का 28 मई को होगा शुभारंभ। पीएम मोदी करेंगे सेंट्रल विस्टा का शुभारंभ। टाटा लिमिटेड ने प्रोजेक्ट बनाकर किया है तैयार। करीब 229.75 करोड़ रुपए का तय है खर्च। 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा सदस्य बैठ सकेंगे। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार हो गया है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। सेंट्रल विस्टा को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बना करके तैयार किया है। सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका
गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD ने संसद, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी का काम HCP डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को पिछले अक्टूबर 2019 में सौंपा गया था। सेंट्रल विस्टा इलाके के मास्टर प्लान के डेवलपमेंट और नई जरूरतों के हिसाब से बिल्डिंग्स का डिजाइन बनाने के काम में ये कंपनी शामिल रही है। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का टेंडर CPWD ने पिछले साल सितंबर में निकाला था। कंसल्टेंसी के लिए 229.75 करोड़ रुपए का खर्च तैयार किया गया था। इस बिड में HCP डिजाइन को जीत हासिल हुई। HCP डिजाइन के पास गुजरात के गांधीनगर में राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट, IIM अहमदाबाद के नए कैंपस के डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से अनुभव है। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं। नए लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह है। वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ा करके 384 किया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। 64,500 वर्ग मीटर में फैला है निर्माण क्षेत्र। सेंट्रल विस्टा में सांसदों को मिलेगा अलग दफ्तर। डिजिटल सुविधाओं के साथ पेपरलेस होगा दफ्तर। भवन में लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार सेंट्रल विस्टा में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। जो नई पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट आज की आवश्यकता के अनुरूप आगामी 100 वर्ष के विजन को ध्यान में रख करके बहुत दूरदर्शी तरीके के साथ बनाई गई है। सभी को पुरातन और आधुनिक दोनों बातों का समावेश करते हुए हर एक पार्लियामेंट्रियन को वहां पर स्पेस मिल सके, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा और आम जन की आवाज को सुनने का एक महत्वपूर्ण मंच हमारी संसद बन सके। इस देश से भारत की नई संसद उसका एक प्रतीक बनने जा रही है, जो दुनिया के लिए भी एक आदर्श बन सकती है। सेंट्रल विस्टा को क्यों बनाया त्रिभुजाकार? पुराना संसद भवन जहां गोलाकार था, वहीं सेंट्रल विस्टा त्रिभुजाकार में बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि हर एक धर्म में त्रिकोण ज्यामिति का बहुत महत्व है। लगभग 65,000 वर्ग मीटर में बने इस सेंट्रल विस्टा में सभी स्थानों का पूरा उपयोग हो सकेगा। सेंट्रल विस्टा के बन जाने से पुराने संसद भवन को छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि दोनों भवनों में संयुक्त रूप से सभी कामकाज किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश की कालीन का होगा इस्तेमाल। भदोही के बुनकरों की उंगलियों का जादू 28 मई को पूरी दुनिया देखेगी और मौका होगा सेंट्रल विस्टा के लोकार्पण का। जर्मनी, अमेरिका सरीखे देशों में अपनी मखमली कालीनों की चमक बिखेर चुकी भदोही जिले की हैंड नाटेड हस्त निर्मित कालीन सेंट्रल विस्टा की शोभा बनकर के उसकी शान बढ़ाएगी। 1400 कालीन बुनकरों ने 6 महीने में अपने हाथों से 348 कालीन तैयार किए। नई संसद को सेंट्रल विस्टा क्यों कहा जा रहा है?
सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका इसके अंतर्गत आता है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर आता है। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रेनोवेट करने की योजना को कहा जाता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सेंगोल का क्या महत्व है और चोल साम्राज्य की क्या प्रथा थी, सत्ता के हस्तांतरण का क्या पदचिन्ह था, संसद की इनसाइड स्टोरी में हर पहलू पर नजर डालती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। आजादी के बाद अंग्रेज भारत को सत्ता का हस्तांतरण कैसे करे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर चर्चा हो रही थी। जानकारों की माने तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय परंपरा की जानकारी नहीं थी, तो नेहरू जी और सी राजगोपालाचारी ने कई ग्रंथों का अध्ययन किया तो पता चला कि पूर्व में सेंगोल के माध्यम से ही सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित किया गया था। इतिहासकारों की माने तो यह 8वीं शताब्दी से चली आ रही सभ्यतागत प्रथा है। चोल साम्राज्य से चली आ रही है ये प्रथा। भारत के इतिहास में सत्ता स्थानांतरण के समय यह राजदंड राजपुरोहित की ओर से नए राजा को दिया जाता था। राजदंड के ऊपर नंदी विराजमान होते थे जो कि शैव परंपरा के प्रतीक चिन्ह के तौर पर न्याय का प्रतीक हुआ करते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था। जानकारों की माने तो नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया। बाद में इसे नेहरू ने एक म्यूजियम में रख दिया, तब से सेंगोल म्यूजियम में ही रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही सेंगोल के बारे में पता चला, उन्होंने इसकी जांच करवाई। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की माने तो सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की अधीनम से सेंगोल स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। देश का नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। तो संसद की इनसाइड स्टोरी के जरिए आज हमने इस स्पेशल शो के माध्यम से आपको नई संसद के बारे में तमाम सारी एक्सक्लूसिव जानकारी देने की कोशिश की। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।